हेलो बच्चों, इस क्विक रिवीजन सेशन में फिर आपका स्वागत है। पिछले टर्म पर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, पूरी थ्योरीज को रिवाइज कर लिया था शॉर्ट में। और उसमें लास्ट टॉपिक जो आपका था वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणक के बारे में हमने बताया था आपको। अब वांट हाफ गुणक यानी वांट हाफ फैक्टर को कैसे हम बहुत जल्दी से निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे उसको, तो आज इसके बारे में सीखते हैं। और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको आपको सीखना है, उसकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। और एक शॉर्ट तरीके में आपको हम बताएंगे कि कुछ जैसे सॉल्ट्स आपको दिए होते हैं तो उसमें किसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम या ज़्यादा होगा, तो इसके बारे में भी आपको तरीका हम आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वांट हाफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हुआ ही था। तो आई वांट हाफ फैक्टर हो गया। अब एक्चुअली में इसको निकालने का तरीका क्या है, तो खास करके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स आप सॉल्यूशन में यानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही आपसे पूछा जाएगा, या आप उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल करके देख लें, या आपको गिवन होगा क्वेश्चंस पेपर में। तो एक फार्मूला हम बनाते हैं, आपको बताते हैं आई वांट हाफ फैक्टर निकालने का। तो इसको हम लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अल्फा, यहां पर हम डिसोसिएशन ले रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस वन एंड एन माइनस वन। ये फार्मूला किसके लिए है? ये है वियोजन के लिए। किसके लिए है? वियोजन के लिए। ठीक है, अगर आप संगुणन, आपको बताया भी था हमने कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हम अगर वाटर में डिसॉल्व करें, सॉल्यूशन बनाएं, तो उनके दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक हो जाते हैं, मीन्स उनमें संगुणन हो जाता है, एसोसिएशन होता है उनका। तो जब संगुणन होगा तब क्या हो जाएगा फार्मूला? अल्फा इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस आई एन अपॉन एन माइनस वन। ये फार्मूला हो जाएगा किसके लिए? संगुणन के लिए। संगुणन के लिए यानी जब सब्सटेंस का संगुणन हो रहा हो। ठीक है ना, तो इससे जल्दी से आप निकाल सकेंगे। अब इसमें सब समझा दें आपको, अल्फा क्या है। अगर वियोजन हो रहा है तो अल्फा है वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और आई वांट हाफ फैक्टर, एन क्या है? एन जो है वो वियोजन के बाद कितने कैटायन और कितने एनायन, कितने धनायन और कितने ऋण आयन बनते हैं, उनका नंबर्स है। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एन की वैल्यू आपको समझाते हैं हम। सपोज करिए आपके पास NaCl है, NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल विद्युत अपघट्य। तो ये डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर एक कैटायन और एक एनायन, ओवरऑल कितने कैटायन एनायन बने? दो। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? NaCl के लिए n की वैल्यू हो गई 2। समझ में इतना? तो अगर हम यहाँ पर 2 रख दें, और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर क्वेश्चन पेपर में आपको वियोजन की मात्रा दी हो तब तो ठीक है, तब आप वही रखेंगे। अगर नहीं दी हो तो आप 100% इसकी मान लीजिए। वियोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ नहीं दिया है NaCl का, तो 100% मान लेंगे। तो 100% का मतलब हो गया 100/100, यानी अगर आप इसको इस तरह से निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे आप? यहाँ हम लगा दे रहे हैं ये क्वेश्चन। तो NaCl के लिए अल्फा की वैल्यू हो गई 1, और आई की वैल्यू निकालना है आपको -1/n। n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 - 1, तो ये क्या आ गया? i - 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1, इधर आ जाएगा। तो i का वैल्यू क्या आ गया? 2। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन आप देखो जरा अगर सही से,
तो यहाँ पर वांट हाफ फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, और यहाँ पर देखो NaCl को डिसोसिएट करने के बाद भी वैल्यू कितना आती है, 2 आती है। तो आप अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दिया हो तो आप इस फार्मूले का भी इस्तेमाल मत करिए, और इजली और जल्दी आपका लग जाएगा। केवल आप साल्ट को डिसोसिएट करना आपको आना चाहिए। अगर आप साल्ट को वियोजित नहीं कर पाते हैं तब आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। चलिए एक आध एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट को अगर हम डिसोसिएट करें तो हमको मिलेगा 2Na प्लस SO4 डबल माइनस। तो ओवरऑल हमको 2 कैटायन मिल रहे हैं और 1 एनायन मिल रहा है। तो कितने हो गए नंबर्स, 3। अगर यहां पर इसकी हम डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा 100% मान लें, 100%, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई की वैल्यू 3 आ जाएगी। आई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3, क्योंकि यहाँ पर 3 आयंस हैं टोटल। तो जो एन की वैल्यू हो जाती है वही आई की वैल्यू भी हो जाती है। कब, कंडीशन क्या है उसकी, कंडीशन है कि जब आपका वियोजन की मात्रा 100% हो। ठीक है ना। अब मान लीजिए यहां पर हम सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए आपको कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, इसको आपने डिसोसिएट कर लिया, आपको आता है डिसोसिएशन, तो ये बन जाएगा 2Cl माइनस। नहीं आता है तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिए। वैसे डिसोसिएशन तरीका एक बार जल्दी से हम बता देते हैं। जैसे ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम नॉर्मली जो कैटायन होता है वो फार्मूले में आगे लिखा होता है और एनायन पीछे लिखा होता है। तो इस लेवल पर आपको इतना तो जानकारी होगी ही। तो कैल्शियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ये नंबर बताएगा, और इस क्लोरीन पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा कैल्शियम का नंबर बताएगा। तो कैल्शियम का नंबर है 1, तो इस पे 1 चार्ज आ गया नेगेटिव, और ये नंबर है 2, तो कैल्शियम के ऊपर 2 आ गया। इसका कितना नंबर होगा, ये यहाँ पर जो नंबर्स होगा, यानी कैल्शियम का नंबर 1 आ जाएगा। Cl2 का कितना बनेगा वो ये नंबर बताएगा, तो 2 आगे आ गया। तो ओवरऑल यहाँ भी कितने आयंस आपको मिल रहे हैं, 3, यानी n की वैल्यू कितना हो गई, 3 हो गई। तो अगर इसका 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। ठीक है। लेकिन सपोज करिए इसका दे दिया गया है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है परसेंटेज में है वो 80% है। अब जब 80% है तो अल्फा की वैल्यू आप क्या रखोगे, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ 80% है, 80% मतलब होता है 80/100, 0.8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा I माइनस 1/3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा I माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, और जब इसको इधर ले जाएंगे ये 3 माइनस 1 2 हो गया, और इंटू 0.8। ठीक है। अब I इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 1.6 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो I इक्वल टू आ जाएगा 2.6, यानी जो आपका 100% होने पर 3 आता था अब वो 80% होने पर 2.6 हो जाएगा। तो 100% अगर है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कम है तब आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा आपको। तो इस पर वेस्ट न्यूमेरिकल आपको यूपी बोर्ड्स के क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं पेपर्स में। देखिए ध्यान से, अभी संगुणन के लिए तो बहुत कम ही आते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको हम ज्यादा बताते हैं। क्वेश्चंस पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको काफी मिलेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन क्वेश्चन में मिल सकते हैं। 0.1 m NaCl सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा 0.1 m K2SO4 सॉल्यूशन, तीसरा हो जाएगा 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, और फोर्थ वन हो जाएगा 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब इसमें से आपसे क्या पूछ सकते हैं, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से कोई भी पूछा सकता है। जो अणुसंख्य गुणधर्म 4 आपको पढ़ाए हैं, 4 हैं आपके, उनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे, ऑप्शन बना दिया जाए
कि इन चारों में से किसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जिसके लिए इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों डिसोसिएट होंगे, अंदर जाके वियोजित हो जाएंगे, एक से ज्यादा एनायन और कैटायन में डिसोसिएट होंगे, और इनका जो है वियोजन नहीं होगा। एक मोल आप डालोगे तो एक मोल ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, चाहे हम परासरण दाब पूछें, ठीक है ना। चलिए एक एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो इन चारों सॉल्यूशंस में अगर ऐसे आपको और भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर K4 FeCN6 हो सकता है, तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी है जितना आपके क्वेश्चन पेपर सेट में जो पिछले साल आए हुए थे उनसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। सब जितने इस टाइप क्वेश्चन आए हैं उसमें देख लीजिए कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका एक बार प्रैक्टिस आपकी हो जाए अच्छी सी। तो सबको डिसोसिएशन अगर आपको आ गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें पूछा था क्वेश्चन हमने कि परासरण दाब किसका सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें, जिसका 1/2 फैक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो चीज है ये भी आपको देखना है, ये सब में सेम है, अमूमन सेम दी जाती है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है तो ये चेंज कर देंगे, तब आपको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए अगर ये कंसंट्रेशन सेम है सबकी तो आप 1/2 फैक्टर केवल देख लीजिए। अगर यहां पर देखें, चूंकि प्रश्न में और कुछ नहीं दिया होगा तो आप 100% मान के चलेंगे। NaCl का 100% डिसोसिएशन हुआ तो यहां पर I की जो वैल्यू आएगी 2 आएगी। यहां पर K2SO4 है तो यहां पर I की वैल्यू 3 आएगी, और यहां पर I की वैल्यू 1 रहेगी, यहां पर 1 रहेगी, कुछ यहां डिसोसिएशन होगा नहीं। बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन सब एक ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आ रही है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। पार्टिकल ज्यादा है इसका मतलब सब कुछ इसका ज्यादा होगा। तो अगर हम परासरण दाब की बात करें तो इन चारों में सबसे ज्यादा परासरण दाब इसी का होगा, K2SO4 का होगा, ठीक है ना। फिर अगला पूछा जाए वाष्प दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन किस में सबसे ज्यादा होगा। तो फिर अगली बार आंसर जो होगा फिर से यही होगा कि इस वाले सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो वाष्प दाब का सबसे ज्यादा अवनमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब तीसरा मान लीजिए क्वथनांक उन्नयन पूछा जाए आपसे, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो फिर से एक बार आंसर यही होगा कि सबसे ज्यादा इस सॉल्यूशन में क्वथनांक में वृद्धि होगी। क्वथनांक उन्नयन सबसे ज्यादा किसका होगा, इसी सॉल्यूशन का होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल के। और हिमांक में कमी किस में सबसे ज्यादा होगी, हिमांक अवनमन जिसे बोलते हैं, हिमांक अवनमन, तो हिमांक अवनमन में भी सबसे ज्यादा इसी में होगा, ठीक है ना। तो जो कुछ भी होना है वो सबसे ज्यादा इसी में होगा। अब मान लीजिए इसका उल्टा पूछ लिया जाए, अभी तो ऐसे ही पूछा था मैंने, अगर पूछा जाए सबसे कम परासरण दाब किसका होगा, तो सबसे कम में ये तो नहीं आएगा, सबसे कम में ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि इनके दोनों के लिए I की वैल्यू सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, I की वैल्यू सेम है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन सबसे कम किस में होगा, वो भी इसी में होगा, ठीक ना। तो ज्यादा वाला सब इसमें होगा, कम वाला जिसमें I यानी 1/2 फैक्टर की वैल्यू सबसे कम होगी उसमें सबसे कम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इस तरह के प्रश्न आपके बहुत आते हैं, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में, जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है तो एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है इसका, ठीक है ना। तो ये 1/2 फैक्टर पर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ आपको जो है प्रैक्टिस जो करनी है, इसकी थ्योरी तो आपको सब समझा दी है हमने, क्विक रिवीजन में कई पार्ट हमने डाले हैं, और ये 4th पार्ट होगा आपका सॉल्यूशन के लिए। तो उसमें जो आपका परासरण दाब का क्वेश्चन है, अगर उसमें परासरण दाब को आप देखें अपने पिछले सेट में तो काफी क्वेश्चंस उसके भी पूछे जाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को आपको प्रैक्टिस करनी है, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस लगाने हैं, और वो शायद हमने लगवा भी दिए थे, उसमें एक दो जरूर आपको बताए थे।
मोलैलिटी के क्वेश्चंस आप लगाएंगे, मोलैरिटी के बहुत इजी होते हैं। उसके अलावा जब आप आगे और बढ़ें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में तो सभी के आप लगा सकते हैं, लेकिन परासरण दाब पर आप जरूर ध्यान रखिएगा, उसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं परासरण दाब के, ठीक है ना। तो एक आध दो एग्जांपल हम इसमें भी डिस्कस करते हैं परासरण दाब के। तो देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं यहाँ पर, मेनली परासरण दाब से संबंधित है। तो ये है क्वेश्चन, हम पढ़ दे रहे हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में इतना ग्राम प्रोटीन डिसॉल्व है, ठीक ना। यानी प्रोटीन इतना ग्राम ने लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो हो गया वो 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक ना। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में नहीं बल्कि प्रोटीन को डिसॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्यूशन जो हो गया वो 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान आपको गिवन है 61.022 ग्राम पर मोल, और 300 केल्विन पर आपसे पूछा जा रहा है परासरण दाब क्या होगा, ठीक है ना। तो आप परासरण दाब का फार्मूला अप्लाई करिए, यानी पाई इक्वल टू होता है N/V/RT, ये फार्मूला हो गया। परासरण दाब क्या क्या हो, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N का अगर और हम ब्रेक करें तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यानी मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा, इंटू V और RT ऊपर हो जाएंगे। अब वैल्यू पुटअप कर देना है, सवाल लगा लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आप करेंगे वो ध्यान रखना है आपको। स्मॉल w यानी ये प्रोटीन का जो द्रव्यमान है आपको गिवन है, हाँ सही है, 1.626 ग्राम, और इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 61.022। अब यहां पर एक चेंज आपको करना है, जो वॉल्यूम होता है इसमें, वॉल्यूम हमेशा लीटर में हम लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू हमको 0.0 वैल्यू यहां रखेंगे। अब जब हम वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे तो इसको बहुत ध्यान रखना है, यहां पर भी मिस्टेक आपसे होती है कि आपको अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है या ml में दिया है तो बात दोनों एक ही है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब आपको जो वॉल्यूम है वो 200 ml आपके पास है, इसको आप लीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 0.2 लीटर। तो ये वैल्यू 200 सेंटीमीटर क्यूब ना रख करके यहाँ आप क्या रखेंगे 0.2, और अब R की वैल्यू चूंकि ये लीटर में हो गया है तो R की वैल्यू 0.0821 ये रख सकते हैं, और टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन, तो वो रख दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर आपको केल्विन में ही रखना होता है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप उसमें जनरली 273 जोड़ करके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपने पुटअप कर दी, ठीक है ना। अब इसी को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका परासरण दाब आ जाएगा, और वो आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक ना, क्योंकि जो ये R की वैल्यू रखी है इसमें हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को लीटर में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या खास बात ध्यान देनी थी आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना था कि क्या क्या वैल्यूज हमको गिवन है और उनको फार्मूले में रख देना है। तो कम से कम इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, बहुत इजी टाइप में होते हैं ये सभी। तो इसकी आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए कि परासरण दाब की क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है, देखिए यहां पर, इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 50% W/V, यानी यहां पर सांद्रता को व्यक्त करने के लिए फिजिकल मेथड्स भी इस्तेमाल की गई हैं, जलीय विलयन का परासरण दाब क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं इसको, आपको इसको एक्सप्लेन करना सिखाया है कि 50% W/V जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ, कि 50 ग्राम, यहाँ W ऊपर है, तो 50 ग्राम यूरिया घुली हुई है कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में। तो आपको दो चीजें मिल गई ना, एक तो यूरिया यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान मिल गया, दूसरा विलयन का आयतन मिल गया। तो अभी हमने फार्मूला लगाया था पाई इक्वल टू N/V/RT। तो यहां फिर से आप कर लीजिए, इसको और ब्रेक कर लीजिए, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, N का मतलब हो गया स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू V/RT, ठीक है। अब यहां वैल्यू पुटअप कर दीजिए,
ये विलेय पदार्थ की मात्रा है वो है 50 ग्राम। और यूरिया का जो मोलर मास होता है, आप लोग NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है, तो आप निकालेंगे अगर तो 60 आ जाएगा। 60 रख दिया हमने यहाँ पर। और वॉल्यूम में क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ 100 ml है तो फिर से वही बात, आपको लीटर में रखना है तो 0.1 हो जाएगा। और R की वैल्यू 0.0821 रखेंगे। और टेम्परेचर में यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस में है। तो 27 में हम 273 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 300। तो ये 300 केल्विन आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये वैल्यू पुटअप कर दिया सब आपने, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये तरीके हैं परासरण दाब को सॉल्व करने के, मतलब निकालने के। कभी कभी क्वेश्चंस में और भी ट्विस्ट ला देते हैं, आपको परासरण दाब ना दिया जाए, मोलर मास आपसे पूछ लें। क्या पूछ लें? यानी सारी वैल्यूज आपको दे दी जाए कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक कोई सब्सटेंस है, एक कोई पदार्थ है, और उसके इतने ml जलीय विलयन का जो परासरण दाब है वो 2 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर है, 0.5, ऐसे वैल्यू दे सकते हैं आपको। तो बताइए उस पदार्थ का अणुभार कितना होगा। ठीक है ना, तो उसका अमाउंट दे रखा होगा, विलयन का आयतन दे रखा है, परासरण दाब की वैल्यू दे रखी है, तो आपसे अणुभार पूछ सकते हैं, या मोलर द्रव्यमान जैसे आप कहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप फार्मूला आपका क्लियर है, वैल्यू आपको पुटअप करना आता है, चेंज करने में आप सावधानी बरतेंगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा ये। ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने और लिख रखा है यहाँ पर, अभी समझाया भी था। तो 0.1 m यूरिया और 0.1 m NaCl में किसका परासरण दाब अधिक होगा? तो किसका परासरण दाब अधिक होगा, अभी बताया था आपको। यूरिया जो आपका है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसका 0.1 m मौजूद है तो इसके कितने पार्टिकल होंगे? 0.1 मोल यूरिया के पार्टिकल होंगे। लेकिन इसका कितना हो जाएगा? इसका जस्ट डबल हो जाएगा, अभी बताया था, क्योंकि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट्स है और पूरा इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, तो 1 मोल 0.1 मोल Na प्लस बनेगा, 0.1 मोल Cl माइनस बनेगा, तो जस्ट डबल हो गया ना। तो इसलिए इसका परासरण दाब ज्यादा हो जाएगा। और ये क्यों का एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे कि चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व होता है तो डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होने से इसके 1 मोल से 2 मोल आयंस जनरेट होते हैं, 1 मोल कैटायन 1 मोल एनायन। इसलिए विलयन में कणों की संख्या या आयनों की संख्या ज्यादा होगी और यूरिया के विलयन में कणों की संख्या या अणुओं की संख्या कम होगी। ठीक है ना, चूंकि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुण है, इसलिए NaCl में चूंकि ज्यादा कण है इसलिए उसका परासरण दाब ज्यादा हो जाएगा। एक्सप्लेन कर देंगे इस तरह से। तो टू द पॉइंट साफ रहिए, आपके पेपर में लिखा भी होता है कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, यानी जो पूछा जाए आपसे वही बताना है आपको। ठीक ना, उल्टा सीधा कुछ नहीं, इधर उधर का हम परासरण दाब के बारे में पूछ रहे हैं, आप क्वथनांक उन्नयन के बारे में मुझको बता रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हो गया न्यूमेरिकल्स, कुछ हमने डिस्कस कर दिए हैं। इसी तरह से आपको और क्या न्यूमेरिकल्स पता लगाने हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे आपका क्वथनांक उन्नयन का होता है, हिमांक औनमन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो इनकी भी प्रैक्टिस आप काफी अच्छे से कर लें, तो जो आपका ये चैप्टर होगा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और नट सेल में हमने पढ़ा भी दिया था रिवीजन के दौरान, तो आप पढ़ने के बाद अपना भी एक शॉर्ट नोट और तैयार कर लें। और कभी कभी उनको बैठ करके सोचिए, सोते समय जैसे सोने जाने लगे तो आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लें बैठ करके, हाँ ये इस टॉपिक के बाद ये पढ़ा था, इस टॉपिक के बाद ये था, और उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ कंटेंट हैं उनके बारे में जल्दी से समराइज कर लीजिए और बगल में रखे रहिए। मान लीजिए कि कुछ भूल रहा है तो आप तुरंत देख लीजिए। ठीक ना, तो बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्वथनांक उन्नयन पर बेस्ड है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है जो लास्ट में एग्जाम हुए हैं आपके पिछले सालों में, तो किसी न किसी सेट में जरूर है ये। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई एक द्रव है, सॉल्वेंट है, और उसका क्वथनांक 350 केल्विन होता है, मतलब 350 केल्विन पर वो बॉयल करेगा। अब उसमें उस द्रव में 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डाला गया, लेकिन उसका जो अमाउंट लिया गया उस द्रव का वो 100 ग्राम लिया गया। मतलब क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम हमने द्रव ले लिया और इसमें हमने कितना डिसॉल्व कर दिया? 2 ग्राम।
2.0 ग्राम। क्या डिजोल्व किया? अवाष्पशील विलेय पदार्थ को डिजोल्व किया, विलेय अननोन है यहाँ पर। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इस द्रव का पहले 350 केल्विन था, लेकिन जब इस 2 ग्राम को इसमें डिजोल्व किया गया तब इसका क्वथनांक बढ़ करके अब कितना हो गया? 350.50 केल्विन, इतना हो गया। तो जो इसमें विलेय पदार्थ 2 ग्राम डिजोल्व किया गया उसका आपको निकालना क्या है? मोलर द्रव्यमान, यानी अणुभार या मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। और इस सवाल में केबी की वैल्यू दी गई है 2.50 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है ना? तो ये सारे डाटा हैं आपको। अब फार्मूला आपको आना चाहिए कि डेल्टा टीबी ये होता है केबी इंटू मोललता होता है, तो मोललता का भी फार्मूला लिख देंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, यानी मोलर मास हो गया, इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला हो गया। अब डेल्टा टीबी कैसे निकाला जाता है ये भी समझाया था आपको। डेल्टा टीबी का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन बना उसका क्वथनांक ये हो गया, शुद्ध द्रव का ये था, तो टीएस माइनस टी नॉट करके आप निकाल लेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू पता चल गई, वो आ जाएगा 0.50। केबी की वैल्यू आपको गिवन है 2.50 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कितना विलेय पदार्थ घोला गया वो 2 ग्राम है, और हमको निकालना है मोलर मास इंटू 1000 अपॉन ये विलायक का द्रव्यमान है, कितना ग्राम विलायक यहाँ लिया गया था, ये गिवन है कि 100 ग्राम द्रव में घोला गया था, तो यहाँ हम 100 रख देंगे। ठीक ना? तो ये वैल्यू आपको अगर पुटअप करना आ गया तो फिर कैलकुलेट आपको करना रहेगा। ठीक है ना? तो यहां से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ये डिवाइड कर दिया आपने। अब क्या आपके पास बचा? तो 0.50 इज इक्वल टू 2.50 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन एम बचा नीचे। ठीक ना? तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.50 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 0.50। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ भी है, आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 को डिवाइड, इसको 25 को डिवाइड कर दिए, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 2 जा 10 एंड 10 10 जा 100, तो 100 ग्राम पर मोल ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से आप मोलर मास इसमें पूछ लिया गया था। कभी कभी आपको इसमें डाटा को इधर उधर कर करके, मतलब थोड़ा सा उलट करके आपसे डेल्टा टी भी पूछ सकता है मोलर मास दे करके, तो आपको एक अननोन क्वांटिटी आपको निकालनी होगी। तो आपको फार्मूले को अच्छी तरह से समझिए, 3-4 क्वेश्चन हर एक टाइप में लगाइए, तो आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो ये आप लोग कर लीजिएगा, और इस चैप्टर का ऑलमोस्ट रिवीजन हमने जल्दी में कर दिया है, बहुत डिटेल में तो पॉसिबल भी नहीं है, और भी चैप्टर्स आपको रिवाइज कराने हैं। ठीक है? तो ये आप अच्छे से रिवाइज करिए और इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, जिन पर हमने ज़्यादा फोकस किया है उनको आप और ध्यान दीजिए। ठीक है ना? और अपने जो क्वेश्चन पेपर्स पिछले साल के हैं उनसे ज़रूर आप आइडिया एक लीजिए और उनके सॉल्व करिए। तो ये सब करते रहेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।